हो गई। अब मैं क्वेश्चन उसमें क्या लिखूंगा उसको देखो, फिर इधर लिख रहा हूँ। इतना लिखने के बाद जब ये आप लिख लेना तो इसके बाद फिर लिखना, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे सवाल न्यूमेरिकल बना दूँ। अब इतना सब किए हो तो न्यूमेरिकल ना लगाओ तो बेकार है। इन अबव प्रॉब्लम find resistance for which find value of resistance for which current through inductor for which A1 and A2 reading become equal, for which current become, for which total current। देखो सवाल लिखते समय मैं बदलता रहता हूँ, लास्ट थोड़ा वेट कर लिया करो। लिखा है कि इन अबव प्रॉब्लम फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर विच टोटल करंट बिकम कांस्टेंट। देखो मैंने अभी ऐसा बदल दिया, आपको मेन मेरा वही बताना था। बाकी अभी एक सवाल कराने के लिए आपको ऐसा कुछ लिखा कि R का मान क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहले मैं क्या लिखा था कि R दिया है, और दूसरे मैंने क्या पूछा R कितना है, कि किसी भी समय आप निकालो तो करंट हमेशा क्या आना चाहिए, करंट बिकम कांस्टेंट। कौन सी करंट, A1 A2 की टोटल, हाँ टोटल बच्चों, टोटल करंट कांस्टेंट होना चाहिए। आप इसे लगा सकते हो। सभी लोग ज़रा इसको देखो तो एकदम आप क्वेश्चन को देखने के बाद ना जैसे एकदम जीनियस बच्चे होते हैं कि ठीक है सवाल समझ में आ गया, थ्योरी मैंने पढ़ा ही है, एक बार ज़रा अप्लाई करते हैं। वो वही दिमाग में सोचा करो कि एक बार ज़रा अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है और कैसे आएगा। बच्चों ऐसे ही एक पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है कि हम इसे लगा लेंगे, और तब लग जाता है। और अगर पहले से हम मान लेंगे कि नहीं सर बताएंगे तब नोट करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी फिर कहाँ हो रही है। टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट तो E/R ही होगा। T बराबर 0 पे एक में करंट है, एक में नहीं है, टोटल करंट तो E/R हुआ। T बराबर इन्फिनिटी में भी एक में करंट है, एक में नहीं है, तो टोटल करंट क्या हुआ, E/R हुआ। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोला है। हमने कहा कि टोटल करंट ना बदले, तो पहले ये तो जान लो कि टोटल करंट है कितना। अब टोटल करंट कितना है, T बराबर 0 पे दोनों करंट को सम करो, I1 और I2 को सम करो। T बराबर 0 पे टोटल करंट मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल करंट कितनी है, E/R। तो जब ये लिखा है कि टोटल करंट ना बदले, तो आपके मन में आना चाहिए ना कि आखिर टोटल करंट है क्या। तो अगर यहाँ पे हम टोटल करंट निकालूँ I नेट, तो I नेट बराबर E/R ही तो आएगा, T बराबर 0 पे। अच्छा ये बताओ T बराबर इन्फिनिटी पे टोटल करंट क्या आएगा। यहाँ पर भी टोटल करंट अगर हम निकालेंगे तो I नेट बराबर E/R ही आएगा। इसका मतलब टोटल करंट E/R हमेशा होना चाहिए। सवाल में यही लिखा गया है कि टोटल करंट E/R हमेशा रहना चाहिए। बच्चों अब आप लिखो एट इंस्टेंट या लिखो एट टाइम t, लिखो। वो दो मैंने दो टाइम लिया है, 0 और इनफाइनाइट। अब हम बीच का कोई टाइम लेंगे एट टाइम t।
एट टाइम t, इसमें जाने वाली करंट I1 है, इसमें जाने वाली करंट I2 है, तो I1 और I2 का सम बराबर कितना होना चाहिए? I0 बराबर E/R, यही होना चाहिए, यही बोला है। तो I1 प्लस I2 बराबर I0 लिखो, बस वो 2 बार बराबर लिख दिया ना, देखने में बड़ा ख़राब लग रहा था। अच्छा लिखो, देखने में अच्छा भी लगे। I0 इधर लिख दो, लिखने का शौक़ है तो E/R, ये हो गए I0। अब किससे पूछा जाएगा वही बताएंगे। इसमें जो करंट है I1, आप बताएं, इसमें जो I1 की वैल्यू मेरे को लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ये बताओ। करंट ग्रोथ है कि करंट डिके है? यहाँ क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, करंट बढ़ रही है, 0 से बढ़ रही है, तो करंट ग्रोथ है। तो करंट ग्रोथ का इक्वेशन 1 माइनस ई पावर माइनस t/τ1, यही पढ़े थे ना। अब बच्चों दूसरा वाला I2 क्या होगा? RC सर्किट है, चाहे चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो, करंट एक ही होता था। क्या होता था? I2 का मान क्या होगा? I0 ई पावर माइनस t/τ2 और बराबर I0। I1 प्लस I2 बराबर I0 हो गया। किसी t टाइम पर फार्मूला ही तो लिखोगे, लिख दिया। अब जगह कम है इसलिए इसको सब में डिलीट कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? I0 1 माइनस ई पावर माइनस t/τ1 प्लस ई पावर माइनस t/τ2 बराबर 1 से 1 कट जाएगा। फिर ई पावर माइनस t/τ1 बराबर ई पावर माइनस t/τ2। इसका मतलब हुआ कि τ1 और τ2 बराबर हो जाए, τ1 और τ2 बराबर हो जाए, और τ1 का मान है L/R और τ2 का मान है RC। और मेरा सवाल था R का मान क्या होगा? √L/C। आंसर आ गया। What should be value of the resistance? Current become constant every time, each and every time। तो अगर R का मान ये लगा दो तो चाहे जिस समय कैलकुलेशन करो, दोनों का सम मैक्सिमम I0 ही रहेगा। समझ आया? बच्चों ये बात तो हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आप अल्टरनेटिंग करंट का तैयारी शुरू करेंगे। अगला चैप्टर रन करने वाला है। यहाँ पे इंडक्शन से बातें ख़त्म हो गई और एक क्वेश्चन पेपर का था जेई का, आईटी का, वो मैं ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ। बच्चों लोग बोर्ड पे देखो। देखिए यहाँ पे मैंने ये कॉइल लिया, ये कॉइल लिया। कल आप लोग पढ़ रहे थे ना म्यूचुअल इंडक्शन, उसी को थोड़ा सा एक बार और देख लो। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है।
और म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें M आता है, या कपलिंग कांस्टेंट K लिख दिया जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। हम लोगों ने निकाला था इंडक्टर की एनर्जी निकाला था, याद है क्या था, हाफ Li²। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन भी है। अब अगर इसमें मैं निकालूं कि स्टोर्ड एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर है, स्टोर्ड एनर्जी, तो बच्चों जो आपके पास फार्मूला है उसको देख के बताना। तो U बराबर क्या होगा, हाफ L1I1², सेल्फ इंडक्शन के हो गए, प्लस हाफ L2I2² प्लस माइनस MI1I2। अब प्लस कब होगा माइनस कब होगा, कल पढ़ाए थे, याद है ना, कब पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे, दोनों करंट एक तरफ है तो प्लस हो गया था और उल्टा हो गया तो माइनस हो गया था। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, पहले इंडक्टर का निकाला, दूसरे इंडक्टर का निकाला, और म्यूचुअल में क्या लिखा है, MI1I2 ये लिखा है। अब जैसे मान लो ये करंट I1 इधर ही जा रहा है, करंट I2 इधर ही जा रहा है, ये लूप 2 है और ये लूप 1 है, लूप 1 है और लूप 2 है, मतलब कॉइल 1 कॉइल 2 कह सकते हैं आप। अभी बच्चों ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा M का मान क्या होगा, अगर K का मान दे देगा, L1 L2 आपको दिया रहेगा तो आप कल पढ़े थे, डायरेक्ट आ जाएगा, M का मान तो आ ही जाएगा। अब इसमें ये सवाल ये पूछते हैं टीचर कि अगर लूप नंबर 2 को 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ये आज के करीब 15 साल पहले IIT में पूछा था, इसके बाद अब सारे एग्ज़ाम में आता है, स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर ये एनर्जी है और इसको घुमा दिया जाए, किसको घुमा दिया जाए, लूप नंबर 2 को, तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग लूप नंबर 2 बाई 180 डिग्री। तो सवाल पूछा रिक्वायर्ड वर्क इन टर्न लूप 2 बाई 180 डिग्री। बस बच्चों इतनी ही बात है। तो आप वर्क डन क्या लिखोगे, इनिशियल में कितनी एनर्जी थी और फाइनल में कितनी हो गई, इनिशियल में कितनी है और फाइनल में कितनी है, U1 माइनस U2, डेल्टा U लिखेंगे आप। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, आपको याद होगा कि जब मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और वहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव निकालना है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल लिखते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल। मैंने आपको याद कराया था कि ये कभी भूलना मत, हर जगह फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन पूछेगा तो वहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना है। वो एक याद करो, एक सवाल था ना कि जिसमें दोनों तरफ पानी भरा था और मैंने कहा बीच से अगर ओपन कर दिया जाए पानी का लेवल इक्वलाइज होगा, तो इक्वलाइज होने में कितना वर्क होगा, तो उसमें 1 इनिशियल माइनस फाइनल किया था। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट था। तो U1 माइनस U2 करोगे। अब अगर U1 माइनस U2 करोगे, कर दो, U1 करोगे तो प्लस आएगा और U2 करोगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यही होगा ना। U1 में प्लस आएगा और U2 में माइनस आएगा, और जब दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या पाओगे, 2M I1 I2, यही आंसर है। और पेपर में आता है, अब पहले IIT में आता था, अब IIT वाला बंद कर दिया है पूछना, अब नीट वालों से पूछता है कि चलो अब तुम लोग पढ़ के सुनाओ। तो बच्चों ये एक लाइन यहाँ पे ज़रूरी था, पता चला यही एग्ज़ाम में आ जाए। तो आप इतना दिन पढ़े म्यूचुअल
और वहाँ से सब हो गया चौपट। चलिए इन्फॉर्मेशन सब होना चाहिए, सब सही इन्फॉर्मेशन। अच्छा, U1 अगर मैं लिखता तो क्या लिखता, एक बार अगर लिखना चाहूँ तो हाफ L1 I1 स्क्वायर प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर और प्लस M I1 I2, और जब उल्टा हो जाएगा तो U2 आ जाएगा। हाफ L1 I1 स्क्वायर हाफ L2 I2 स्क्वायर, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा M I1 इंटू I2। बच्चों फिनिश। अब ये कंप्लीट हो गया। ये कल क्लास में एक सवाल देने के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए सोच रहा था, फिर अगला टॉपिक आ गया, कोई एलसी कुछ पढ़ाने लगा था, तो अभी मैं आपको ये बता ही दिया। अब चलिए काम ख़त्म हुआ और अब आप लिखिएगा अल्टरनेटिंग कंपोनेंट AC। बच्चों चैप्टर बदल गया, अब आपका बड़ा इंटरेस्टिंग और सही चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम लोगों के गलत सवाल हो जाते हैं। अब इसको ठीक करना है AC को। इसका ओरिजिन क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा किसके साथ? एंगल के साथ। फ्लक्स ही बदलने से आएगा, इंडक्शन का ही सवाल है, लेकिन अब किसके साथ बदलाना है? एंगल के साथ। और ये बात है टेस्ला ने ये प्रैक्टिकल किया था। इस करंट को बनाने वाले, जनरेट करने वाले कौन है? टेस्ला। और उस समय जब इन्होंने, टेस्ला ने बनाया था, उस समय साइंस मिनिस्टर एडिसन थे। एडिसन जिन्होंने करंट वरेंट बताया था। अगर आपसे कोई पूछे करंट क्या है तो क्या बताओगे? करंट क्या है? हैं? अगर कोई पूछे करंट क्या है तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन के चलने की भीड़, जितना ज़्यादा भीड़ उतना ज़्यादा करंट। जैसे कहीं मेला लगा है और बहुत सारा लोग इकट्ठे भगे जा रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि करंट है। और उसका कितना प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। तो करंट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, और वोल्टेज का मतलब कितने प्रेशर से भाग रहे हैं। ज़्यादा प्रेशर से भाग रहे हैं, लेके बैग सब भगे जा रहे हैं, तो बोला जाएगा वोल्टेज ज़्यादा है। और करंट क्या है? कितने नंबर हैं, कितनी पब्लिक भगी जा रही है। ये सेम यहाँ पे भी है। एडिसन ने बताया था, करंट बताया था, और वही साइंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने, टेस्ला ने बोला कि जो आपने करंट निकाला है डायरेक्ट करंट DC, वो महंगी करंट है और हम सस्ती करंट बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बनाओ। पैसा उन्हीं को रिलीज करना होता था, और ये उन्हीं के लिए बोलते थे कि आपकी करंट सही नहीं है, आपने जो बनाया वो सही नहीं है, मेरे को नया बनाना है, मेरे को रिसर्च करना है। ऐसे ही चल रहा था। 2 बार के बाद तीसरी बार एडिसन ने बोला कि देखो ये आखिरी बार है, और तुम रोज़ यही बोलते हो कि हम जो बनाएंगे करंट वो अच्छा होगा, और बना नहीं पा रहे हो, और अगर इस बार प्रैक्टिकल फेल हुआ तो देश से निकाल दूंगा, देश छोड़ के भाग जाना, निकाल दूंगा। तो बोला कि टेस्ला ने बोला फिर कि अगर इस बार हमारा प्रैक्टिकल सक्सेस नहीं हुआ, फेल हुआ, तो हम खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। अब उनका यही प्रैक्टिकल था, और सक्सेस हो गया, नहीं भाग ही जाते। अब देखो उन्होंने क्या किया। बच्चों ये कोई लूप है। ये 2 डिब्बा क्या बनाया है? मैं पूछ रहा हूँ 2 डिब्बा क्या बनाया, तो बोल रहे हैं आप ही बनाए, जानिए क्या बनाए। मैग्नेटिक फील्ड लाना है ना, तो मैग्नेट है बच्चों, ये मैग्नेट है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। एक मैंने स्क्वायर प्लेट लिया, इसको घुमाना है। यहाँ पे
मैंने रिंग लगाया, ये 2 रिंग है। वो रिंग माने जैसे बियरिंग होता है सपोर्ट के लिए, तो उसी पे वो घूमेगा। और ऐसे इधर भी है। इसमें इन दोनों के कनेक्शन में, दोनों के कॉन्टैक्ट में एक रेजिस्टेंस लगाया। करंट आएगा तो यहीं समझेंगे। अब फ्लक्स में चेंज करना है, और फ्लक्स में चेंज करने के लिए फ्लक्स में होता है फील्ड, होता है एरिया, होता है। फील्ड तो मैंने मैग्नेट लगा दिया, एरिया ये है प्लेट ये वाला। लेकिन अगर जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा और उतना ज़्यादा वैल्यू हमें मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्न को बढ़ाना चाहिए। इसमें इसी प्लेट में तार को लपेटा इन्होंने, वही वाला तार जो इंसुलेटेड होता है, वार्निश लगा हुआ होता है, जैसे पंखे के बाइंडिंग में है। तो बच्चों अब देखो तार लपेटने जा रहा है। अब ये वाला तार लिया और इस तार को एक किनारा यहाँ टच कराया रिंग में, और इसके बाद इस एक्सेस के सॉफ्ट के कांटेक्ट में तार को ले आया, वहीं पे फेविक्विक से चिपकाते हुए कि तार उखड़ने ना पाए। और एक पॉइंट यहाँ पे टच करेगा और बाकी इधर आया। इसके बाद इस पे इन्होंने तार को लपेटा, ये इस प्लेट पर तार को लपेटा जा रहा है। कई टर्न लगाया, जितना लगा सकता है। मैक्सिमम टर्न होना चाहिए। कोई पूछे कितना, बोलो जितना लगा दो, मैक्सिमम ही होना चाहिए, और क्या। अब इसके बाद बच्चों अब देखो इसका थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। ये तार यहाँ तक आया, फिर इसको मैं इससे टच ना करे, ऐसे बगल बगल से उठा के, अब फिर देखो इस तरफ सॉफ्ट के इस तरफ से इस तार को ले जा रहे हैं और मैंने यहाँ लगा दिया। भाई किसी तार का 2 पॉइंट होगा ना, तो एक पॉइंट इस वाले रिंग पे लगाना और एक पॉइंट उस वाले रिंग पे लगाना। अब ये लग के तैयार हो गया। इधर क्या है, इधर भी एक उन्होंने प्लेट लगा दिया था, बड़ा सा प्लेट। इसको बनाओ चाहे मत बनाओ, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुन लो बस। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा प्लेट लगा दिया और ले गए उत्तराखंड में। वहाँ पे पहाड़ से ऊपर से पानी गिरता है और उतना ही एनर्जी बेकार हो जाती है, जहाँ गिरता वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। तो उस एनर्जी का यूज़ करना है, तो उसी के नीचे इसको रख दो। ये यहाँ से पानी गिर रहा है और उसी के नीचे ये वाला सॉफ्ट, ये वाला रख दो प्लेट, नीचे आ जाए, थोड़ा एंगल पे आ जाए। और जैसे इसके ऊपर ऐसे एंगल पे टकराए, तो जैसे एंगल पे टकराएगा पानी, तो फिर क्या करेगा, घुमा देगा। अब आपको घुमाना नहीं पड़ा, पानी घुमा रहा है। इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक पावर। ये हाइड्रोलिक पावर है। उत्तराखंड में इस तरह के छोटे छोटे पावर स्टेशन सब लोग बना के अपना बिजली जला लेते हैं। वैसे ही वहाँ के लोग इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, सब काम कर लेते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, रोज़ बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, ये सब काम उनके लिए सामान्य बात है। अब यहाँ से पानी गिरेगा और जब पानी गिरेगा तो ये घूमने लगेगा, हमें घुमाना ही है। जब घूमेगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इंडक्शन शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये घूमने के लिए मैंने ये प्रोसेस बनाई। अब मैंने इसको आपको डिलीट करवा दिया कि चलो घुमाने का चक्कर छोड़ो, अब बस आप इतना देखें। वो एक तरीका समझा रहा था कैसे घुमा सकते हैं। मान लो आपके मन में ही आ गया कि आजकल बिजली विभाग वाले हड़ताल किए हैं, हाँ? और आपके मन में आ गया कि हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ें, तो आप ये काम कर सकते हो। जल विभाग वाले तो नहीं हड़ताल किए हैं, तो इधर जैसे वहाँ पे ऊपर से पानी गिर रहा था, इधर 2 ऐसे नल खोल दो और नल का पानी गिराओ इस पे, तो नल के पानी से घूमेगा। हाँ, तो आप तो पढ़ तो सकते, बिजली तो आ ही जाएगा। तो बिजली आने के लिए मैंने इसलिए इसको पढ़ा दिया कि वही मुझे ध्यान आ गया कि बिजली विभाग वाले हड़ताल किए हैं। और अगर आपको बिजली नहीं मिल रही तो आप भी सोच रहे हैं कि उत्तराखंड वाले बना सकते, तो हम भी बनाएं, तो आप भी बना सकते हैं। ऐसे बनाओ और नल के नीचे लगा दो
नल से पानी गिरेगा, ये घूमेगा, उधर पढ़ो और उसी की बिजली से टुल्लू पंप चलाओ और नल का पानी तेज आएगा और बिजली पाओ, अगल बगल लोगों मोहल्लों में बांटो। यही सब है तरीका। चलिए आने वाले नेक्स्ट पॉइंट पे हम फोकस करें। अब बच्चों लोग ध्यान दो। अब मैंने एजम्पशन लिया नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल एन, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ प्लेट या लूप, एरिया ऑफ वन लूप, प्लेट सही वर्ड नहीं है, एरिया ऑफ वन लूप इक्वल टू ए। अब बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताना। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी नहीं जी, एन शुरू करो, एन बी ए कास। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो आप लोग पढ़ते हैं एंगल बराबर एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, पढ़ते कि नहीं? तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे ओमेगा टी लिख सकते हैं, नीचे लिखूँगा। अब ये हो गया एन बी ए कास ओमेगा टी। बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर गया। अगर टाइम पे डिपेंड कर गया तो रेट चेंज इन फ्लक्स ही तो बैटरी बनेगा ना, वोल्ट लाएगा। अब इसका हम d∅dt निकालेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लो आप लोग। जैसे बच्चों ऐसे इमेजिन करो आप, ये वाला और वो वाला दोनों वाल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब मान लो कि मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है, इधर, और ये प्लेट है, ये वाला प्लेट है, ये प्लेट है, और ये प्लेट अभी ऐसे है। तो सरफेस वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, तो फाई बराबर होता है बी डॉट एस। फाई बराबर क्या होता है? बी डॉट एस। अगर बी इधर है और एस इधर है तो बताओ फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब ये घूमकर ऐसे हो गया, जब ऐसे हो गया तो फील्ड भी इधर और सरफेस वेक्टर भी इधर, तो फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? फिर घूम के ऐसे हो गया, फिर क्या आएगा? जीरो आएगा। मैं अपना हाथ ऐसे नहीं घुमा लिया, चलो अब ऐसे हो गया। अब सरफेस वेक्टर इधर हो गया और फील्ड इधर हो गया, हाँ नेगेटिव हो गया, अब नहीं घुमा पाऊँगा, ठीक है। अब फिर ऐसे आएगा तो क्या होगा? जीरो। तो मैंने क्या देखा? जीरो प्लस जीरो माइनस, तो क्या हुआ? प्लस माइनस प्लस माइनस, बार बार आता रहेगा, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग बोला गया है। तो फ्लक्स इसका लगातार बदलता रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन से अब आगे जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। EMF, इंड्यूस EMF लिखो, इंड्यूस मत लिखो। EMF बच्चों लोग अब आपको चाहिए बताना और हमें लिखना, और बोलते जाओ मैं लिखता जाऊँ। बताओ भाई EMF ई बराबर क्या होगा? माइनस d∅/dt। मैंने नंबर ऑफ टर्न उसी में लगा दिया है। अब इसको d∅/dt करोगे, कास का डेरिवेटिव माइनस, और इसमें भी माइनस है, तो क्या लिखा जाए? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द ई, एन बी ए ओमेगा। अब आप लिख सकते हो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको ई लिखने में एलर्जी हो तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी कर सकते हो। यहाँ पे ई नॉट पीक EMF मैक्सिमम
वी नॉट पीक वोल्टेज मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू है एन बी ए ओमेगा। बच्चों ये है ई नॉट का मान। कभी कभी आपसे इतना ही पूछ लेता है, आपको आपके पेपर में देखिए, नीट के पेपर में देखिए, कल ही मेरे से कोई एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, उसमें यही था, नंबर ऑफ टर्न था, फील्ड था, सब दिया था। बोला था कि अगर इसकी आरपीएम इतनी है, जो सिस्टम घूम रहा है उसका आरपीएम इतना है, तो बताओ इसका मैक्सिमम कितना वोल्टेज होगा। मैक्सिमम यही है ना, मैक्सिमम माने यही तो है, पीक वोल्टेज ही तो है। यही पूछा था, यही वैल्यू रख लेते, 4 नंबर पा गए। यही वैल्यू पूछा था, ये मैक्सिमम है। अब ये साइन फंक्शन है, क्योंकि कभी जीरो भी हो रहा है, कभी नेगेटिव भी हो रहा है, और मैग्नीट्यूड पूछा जाए मैक्सिमम तो ये है। बच्चों मैंने उधर रेजिस्टेंस लगाया था ना, देखो दोनों रिंग के बीच में। अब अगर रेजिस्टेंस लगाया था तो आपको करंट निकालनी पड़ेगी। अब आपको करंट निकालनी पड़ेगी। करंट का फार्मूला पढ़ के सुना दो। हाँ, I बराबर E अपान R, I बराबर NBA ओमेगा अपान R साइन ओमेगा टी। इसी को आप लिख सकते हो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे I नॉट क्या है? पीक करंट, मैक्सिमम करंट। ये पीक करंट है। I का मान I नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर मान लो कि इसमें, मान लो थोड़ी देर के लिए सोच लो, अगर मैं इसमें इंडक्टर लगा देता हूँ, उसी कॉइल में कहीं इंडक्टर लगा देता हूँ, इंडक्टर जैसा कॉइल तो होता ही है, तो उस कॉइल में या उस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती, उसमें कौन वाला करंट लेते आप? आई लेते, वेरिएबल करंट लेते या मैक्सिमम लेते? वेरिएबल नहीं, मैक्सिमम। पीक करंट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, जान लो। आई नॉट की ज़रूरत हमें कहीं नहीं पड़ेगी। आई नॉट की ज़रूरत केवल एक जगह पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पड़ती है। कहाँ? जब इंडक्टर की एनर्जी निकालना होता है। तो इंडक्टर की एनर्जी में कौन सी करंट लेते हैं? पीक करंट। बाकी जगह हम आरएमएस करंट पढ़ेंगे, भी पढ़ाऊँगा। एवरेज करंट पढ़ेंगे, आरएमएस करंट पढ़ेंगे,